evening, all of you. Welcome to another lecture of Polity series. Today we are with at the part 4 of the Parliament. Couple of parts will more come. 6 या 7 पार्ट होंगे. Basically in this lecture we'll discuss just the budget कि बजट कैसे आता है, बजट कैसे पास होता है, कौन सी स्टेजेस होती हैं, कहाँ पे लोकसभा की एक्सक्लूसिव राइट्स है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, सिर्फ बजट पढ़ेंगे. एक बात आप याद रखिएगा कि बजट जो है, बजट जो वर्ड है दैट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में जो बजट वर्ड है वो मेंशन नहीं है. उसके बदले एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा गया है आर्टिकल 112 में. आर्टिकल 112 में जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया गया है. ठीक है, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, अब क्या हुआ कि जो एनुअल बजटिंग का जो प्रोसेस है वो लगभग 1860 से स्टार्ट हुआ था इंडिया में. ठीक है, कब से स्टार्ट हुआ था? लगभग 1860 से. ओके, याद रखिएगा. और 2017 तक जो है रेलवे बजट और जनरल बजट एक साथ पेश किया जाता था, लेकिन अलग अलग पेश किया जाता था. ठीक है, अलग अलग पेश किया जाता था. और ये पहली बार 1924 में एक्वर्थ एक कमेटी थी. ठीक है, एक्वर्थ कमेटी की रिपोर्ट पर जो है रेलवे बजट को जनरल बजट से अलग किया गया था. ठीक है, जनरल बजट से कब किया गया था? और ये 2017 तक ऐसे ही रहा. उसके बाद सरकार ने डिसाइड किया कि 2 बजट लाने का कोई फायदा नहीं है. जो है आप जो है एक ही बजट लाएं. और आप 2000 आज के समय में अगर मैं प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूं तो जो है एक ही बजट आता है. आज के टाइम पर कोई रेलवे बजट अलग नहीं आता. जो रेलवे की जो डिमांड्स है, चाहे उसमें पैसा है, वो जनरल बजट में ही पेश किया जाता है. आई होप इतनी बात क्लियर है. ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर एक चीज होती है. फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल, मान लिया अगर मैं इस फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो ये फाइनेंशियल कब से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक. ठीक है, और इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में कैसे पैसा खर्च होगा, किसको कितना पैसा खर्च करना है, ठीक है, कैसे पैसा आएगा, कितना पैसा आया, ये सब जो है बजट में ले डाउन किया जाता है. ठीक है, और बजट से ही एक दिन पहले जो है या 1-2 दिन पहले जो है एक चीज निकाली जाती है या एक डॉक्यूमेंट निकाला जाता है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक सर्वे. इकोनॉमिक सर्वे, और ये आपको बताता है कि कैसे कैसे इकोनॉमी ने परफॉर्म किया पिछले साल. ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई. अब ओवरऑल जो है बजट क्या कंटेन करता है वो देख लेते हैं. एक तो आपका एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट. ठीक है भाई, रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट अब इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है कि रेवेन्यू क्या होता है, कैपिटल क्या होता है. सस्ते में समझा देते हैं, जल्दी समझा देते हैं. रेवेन्यू आप समझ लीजिए जो आपका टैक्स वगैरह आया. ठीक है, टैक्स आया जो एकदम पैसा है, आपको उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, वो आपको वापस नहीं करना है, वो आपका पैसा है. कैपिटल जो है वो कैपिटल आप जो है इनकम या कोई आपने एसेट बनाई, मान लिया सरकार ने जो है कोई बिल्डिंग बना दी. ठीक है, तो बिल्डिंग क्या है? एक टाइप की कैपिटल एसेट है सरकार की. ठीक है, तो एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट्स की रेवेन्यू से कितना पैसा आएगा और कैपिटल से कितना पैसा आएगा. ठीक है, अगर आप आसान भाषा में समझो तो बजट होता क्या है? बजट बेसिकली होता है कि कितना पैसा आएगा और कैसे आएगा और कितना पैसा जाएगा. ठीक है, कितना पैसा आएगा और कैसे आएगा और कितना पैसा जाएगा. ठीक है, तो ये होता है. तो बजट के अंदर क्या क्या होता है कि एक तो रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट्स, देन मींस वेज एंड मींस टू रेज द रेवेन्यू. मैंने आपको क्या बोला कि पैसा आएगा, लेकिन कैसे आएगा वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है. तो बताते हैं तो ये ऐसा है कि 52,000 करोड़ की डिसइन्वेस्टमेंट कर देंगे, है ना. कोल इंडिया को जो है, मान लिया कोल इंडिया को जो है प्राइवेटाइज कर देंगे, 4 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करेंगे, तो उससे क्या होगा? पैसा आएगा. तो ये क्या है आपका वेज एंड मींस. ठीक है, वेज एंड मींस टू रेज द रेवेन्यू. देन एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, भाई कितना पैसा खर्च होगा. ठीक है, किस मिनिस्ट्री को कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा खर्च हो जाएगा. भैया रेलवे मिनिस्ट्री को इतना पैसा चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस को इतना पैसा चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को इतना पैसा चाहिए. ठीक है, तो कितना पैसा खर्च होगा. देन डिटेल्स ऑफ द एक्चुअल रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द क्लोजिंग, कि जो क्लोज हो रहा है, देखो एक होता है
ईयर क्लोज हो रहा है उसमें कितना रिसिप्ट हुआ, कितना जो है एक्सपेंडिचर हुआ वो बताना। देन फाइनेंशियल ईयर एंड द रीजन फॉर एनी डेफिसिट और सरप्लस ऑफ द ईयर, कि भैया पैसा ज्यादा खर्च हो गया तो क्यों हुआ, ज्यादा आ गया तो क्यों आ गया, ये सब जो है बजट में बताएंगे। देन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द कमिंग ईयर, कि आगे जो है इस कमिंग ईयर में आपकी जो फाइनेंशियल पॉलिसी है वो कैसी रहेगी। तो ये सब चीजें जो है बजट में कवर्ड होती हैं, ये सब चीजें जो है बजट में कवर्ड होती हैं। उसके बाद कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं विद रिस्पेक्ट टू बजट, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, देख लेते हैं। देखो क्या होता है कि बजट क्यों आएगा, तो ऐसा लिखा गया है कि द प्रेसिडेंट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर कॉज टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एस्टिमेट ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दैट ईयर। मतलब कि प्रेसिडेंट जो है एक डॉक्यूमेंट रखेंगे दोनों हाउसेस के सामने, दैट इज लोकसभा प्लस राज्यसभा के सामने, जिसमें कि रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, पैसा कितना आया कितना गया कैसे आएगा वो सब बताया जाएगा, ठीक है, बताया जाएगा। और इसी डॉक्यूमेंट को बोलते हैं बजट, ठीक है, इसी डॉक्यूमेंट को बोलते हैं बजट, ठीक है। उसके बाद अब देखो एक कॉन्सेप्ट होता है डिमांड फॉर ग्रांट का, बार बार कंफ्यूज होंगे, आपको शुरू में ही समझा देते हैं उस बात को, ठीक है। डिमांड फॉर ग्रांट क्या होता है, ठीक है, डिमांड फॉर ग्रांट, आप देखो नाम में ही मतलब छिपा है, डिमांड फॉर ग्रांट की पैसा दे दो कुछ, ठीक है, डिमांड फॉर ग्रांट की कुछ पैसा दे दो। कैसे दिया, कैसे आएगा भाई, देखो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं भाई, अब हर चीज चलाने हवा या पानी से तो चलेगी नहीं, उसके लिए पैसा चाहिए होगा, ठीक है। तो किस मिनिस्ट्री या किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा मिलेगा, ये डिमांड फॉर ग्रांट बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसी पे जो है ये लोकसभा का एक्सक्लूसिव प्रेरोगेटिव है। डिमांड फॉर ग्रांट के लिए जो वोटिंग होती है, जब हम अभी स्टेजेस ऑफ बजट पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि जो डिमांड फॉर ग्रांट के लिए जो वोटिंग हो रही है वो वोटिंग जो है सिर्फ लोकसभा में होगी, वो लोकसभा का एक्सक्लूसिव प्रेरोगेटिव है, वो सिर्फ वहां पे लोकसभा के पास पावर है कि वो डिमांड फॉर ग्रांट पे जो है वोटिंग करेंगे। कि उसमें हम 3 प्रकार के मोशन भी देख लेंगे, पॉलिसी कट, इकोनॉमिक कट, है ना, कि लोकसभा के पास पावर है कि हाँ बेकार है इसको इतना पैसा नहीं देना या इससे इतना पैसा कम करो, ठीक है, तो उसको बोलते डिमांड फॉर ग्रांट। अब एक चीज होती है कि ये डिमांड, कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट आप प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बिना नहीं रखेंगे पार्लियामेंट में, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिना, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिना नहीं रखेंगे आप। ये जो डिमांड फॉर ग्रांट है प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना आप नहीं रखेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ठीक है। तो ये जो मैंने दोनों प्रोविजन आपको बताया कि लोकसभा का एक्सक्लूसिव प्रेरोगेटिव है और प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिना आप कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट नहीं रखेंगे, ये दोनों ही जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। नेक्स्ट क्या है कि अब आपने क्या हुआ कि पैसा, अब आप ये समझिए एक चीज होती है CFI, CFI क्या हो गया आपका, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मान लो कि ये सरकार का अकाउंट है, सरकार का अकाउंट है, ठीक है, ये सरकार का अकाउंट है। और अभी हम आगे पढ़ेंगे आर्टिकल में, ठीक है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ये सरकार का अकाउंट है, तो और यहीं पे सारा पैसा रहता है सरकार का, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोल दिया कि इस खाते में से आप पैसे तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आप उसको पास नहीं करेंगे, ठीक है, एप्रोप्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है, एप्रोप्रिएट नहीं करेंगे, निकालेंगे नहीं, जब तक उससे वोटिंग नहीं होगी तब तक आप पैसा निकाल नहीं सकते। उसके लिए सरकार लेके आती है एप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है, एप्रोप्रिएशन बिल, ये अभी हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आप बिना एप्रोप्रिएशन के पैसा नहीं निकाल सकते, ठीक है। उसके बाद क्या है कि पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि पार्लियामेंट कैन अबॉलिश और रिड्यूस अ टैक्स बट कैन नॉट इंक्रीज इट, ठीक है, बट कैन नॉट इंक्रीज इट, ठीक है। और कोई भी मनी बिल या फाइनेंस बिल जो टैक्सेशन से डील होता है वो सिर्फ मैंने आपको बता दिया था, मनी बिल कहां इंट्रोड्यूस हो सकता है, सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। देन
एक कॉन्सेप्ट होता है, आगे चलो आगे चल के बता देंगे, कि चार्ज ऑन एंड मनी मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वो लास्ट में पढ़ेंगे, वो वाला कॉन्सेप्ट आपको लास्ट में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब स्टेजेस देखते हैं हम, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हो गए, ये हम आगे भी दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोसीजर देख लेते हैं। 6 स्टेजेस में जो है बेसिकली डिवाइड किया गया है, 6 स्टेजेस में बजट को पास किया जाता है। एक होता है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, कि आपने देखा होगा, अब ये जो प्रेजेंटेशन ऑफ बजट है ना, इसको जो है बेसिकली अब पहले कर दिया गया है, ठीक है। पहले क्या होता था, मार्च में करते थे तो डिले हो जाता था। अब 1 फरवरी में आपने देखा होगा, इस साल निर्मला सीतारमण जी को बजट के साथ जो है एक लाल सा, या अब तो आजकल डिजिटल बजट आने लगा है, ठीक है, टैब लेके आते हैं, ठीक है, तो जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब जिस दिन ये बजट इंट्रोड्यूस किया जाता है ना, तो उस दिन कोई भी डिबेट नहीं होता, सिर्फ बजट इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद सदन की जो कार्रवाई होती है उसको स्थगित कर दिया जाता है, ठीक है। तो पहला स्टेज क्या हो गया आपका, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, बजट को प्रेजेंट कर दिया गया। उसके बाद उस पर जनरल डिस्कशन होगा, जनरल डिस्कशन के बाद उसको वेरियस डिपार्टमेंटल कमिटीज के पास भेज दिया जाता है, वो उसकी स्क्रूटनी करती है। देन वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट होती है, ये मैंने आपको बता दिया कि ये लोकसभा का एक्सक्लूसिव राइट है, इसमें ये जो है डिमांड फॉर ग्रांट जो है सिर्फ लोकसभा में होगी, और लोकसभा में ही ये पास की जाएगी। देन 5th क्या हो गया आपका, पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल मैंने आपको बता दिया कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर आपको पैसा निकालना है तो उसके लिए आपको एप्रोप्रिएशन बिल की जरूरत पड़ेगी। और जब आप लास्ट में फाइनेंस बिल पास कर देते हैं, ठीक है, ये बिल है, जब ये एक्ट बन जाता है, जब फाइनेंस बिल पास हो जाता है, तब जो है बजट की जो कार्रवाई होती है, बजट जो है एंड हो जाता है। और जितने भी टैक्सेशन मैटर है कि इनकम टैक्स इतना नए स्लैब आए, इतना इंक्रीज कर दिया, इतना डिक्रीज कर दिया, कॉर्पोरेट टैक्स इतना है, तो ये सब जो है फाइनेंस बिल में पास किए जाते हैं और वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से लागू होते हैं, ठीक है, वो जो है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से लागू होते हैं। अब एक एक करके जल्दी से इन स्टेजेस को देख लेते हैं, ठीक है, जल्दी से। तो पहले क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ बजट। तो पहले क्या था कि लेट में होता था, लेकिन बजट के दिन बजट स्पीच होती है। आज के टाइम पे ये 1 फरवरी को जो है बजट प्रेजेंट किया जाता है, और जिस दिन बजट प्रेजेंट होता है उस दिन कोई भी डिस्कशन नहीं होता, सिर्फ बजट प्रेजेंट किया जाता है, लोग बैठ के सुनते हैं, ठीक है। बड़ा लंबा लंबा बजट आ रहा है आजकल तो, ठीक है, बड़ा लंबा लंबा बजट आ रहा है, ठीक है। देन उसके बाद जो बजट है, ठीक है, जो बजट है उसमें क्या क्या होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। अभी तो हमने बजट की स्टेटस देखी, बजट में होता क्या है। एक जब बजट आया तो बजट में होता क्या क्या है, जल्दी देख लेते हैं। एक तो बजट की स्पीच होगी जो फाइनेंस मिनिस्टर जी करेंगी, देन एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, देन डिमांड फॉर ग्रांट्स होंगे। डिमांड फॉर ग्रांट्स क्या हो गया, मैंने आपको समझा दिया कि डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की जो पैसा जाएगा। देन एप्रोप्रिएशन बिल आएगा, फाइनेंस बिल आएगा, एक्सपेंडिचर बजट, रिसिप्ट बजट, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल, मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द प्रोविजंस इन द फाइनेंस बिल, ठीक है, बजट एट अ ग्लांस एंड आउटकम ऑफ बजट, ठीक है। ये सब जो है बजट में होता है ऑलरेडी, ठीक है, ये जो है बजट में होता है, ठीक है। बजट डॉक्यूमेंट, जो बजट का डॉक्यूमेंट होता है उसमें ये सब होता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एक चीज क्या हुआ कि बजट बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाता, इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी को देखो, या फिजिकल पॉलिसी को देखो। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगी, जो आरबीआई गवर्न करता है, और फिजिकल पॉलिसी क्या होगी, जो सरकार की तरफ से जो पॉलिसी आती है। एक 2003 में एफआरबीएम एक्ट लाया गया, ठीक है, तो उसने क्या बोला कि बजट के साथ साथ आप 3 और डॉक्यूमेंट रखेंगे पार्लियामेंट में, ठीक है, 3 और डॉक्यूमेंट रखेंगे। और वो 3 डॉक्यूमेंट कौन कौन से थे आपके, एक मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, एक फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट, और एक मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट। ये 3 जो डॉक्यूमेंट हैं बजट के साथ आप रखेंगे एफआरबीएम के एक्ट के अंदर, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। तो इसके साथ ये रखे जाएंगे। तो अब क्या हुआ पहले केस में कि प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, बजट प्रेजेंट कर लिया गया। एक बजट का डॉक्यूमेंट था, उसमें वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे मैंने आपको बता दिया, उसको आया, उसको प्रेजेंट कर लिया गया, सदन की जो कार्रवाई है स्थगित हो गई। अब स्टेज 2 पे चलते हैं। स्टेज 2 क्या है, स्टेज 2 है आपकी जनरल डिस्कशन। जनरल डिस्कशन में क्या होगा कि भैया हाउस जो है 3-4 दिन, 5 दिन, हफ्ते भर जो है उस बजट को डिस्कस करेगा, ठीक है, उस बजट को डिस्कस करेगा।
कि भैया ये प्रोविजन ठीक है, ये प्रोविजन ठीक नहीं है, ठीक है, इसमें ये चेंजेस होने चाहिए, ये सरकार जो है अपने फायदे के लिए, ये प्रोविजन जो है सरकार ने अपने फायदे के लिए लाया, ठीक है। मान लिया कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया गया तो अपोजिशन बोलेगा कि ये जो है कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए दिया जा रहा है। इस तरीके की बातें होती हैं, डिस्कशन होता है, ठीक है, इसकी जो है डिस्कशन होता है क्योंकि डेमोक्रेसी है तो बेसिकली डिस्कशन होगा, ठीक है। उसके बाद जो है फाइनेंस मिनिस्टर से लोग क्वेश्चन पूछते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर जो है रिप्लाई करती हैं या रिप्लाई करते हैं, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर जो है रिप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर अब क्या हुआ, चलो जो डिस्कशन था वो पार्लियामेंट में हो गया, ठीक है, पार्लियामेंट में हो गया। अब जो है उसको आगे भेज दिया जाता है, तो उसके लिए जो है उन्होंने आगे एक्सपर्टीज या कोई बोलते हैं ना बिटवीन द लाइंस पढ़ने के लिए डिपार्टमेंटल कमिटीज बना रखी है। ऐसी लगभग 24 डिपार्टमेंटल कमिटीज हैं, ऐसी लगभग 14 डिपार्टमेंटल कमिटीज हैं, ठीक है, कि जो स्क्रूटनाइज करती हैं बजट के प्रोविजंस को, ठीक है, कि भैया ये ठीक भी है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंटल कमिटीज कुछ रिकमेंडेशन जो है भेजती हैं, कुछ अमेंडमेंट्स भेजती हैं, वो एक्सेप्ट हो भी सकते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट स्टेज, दैट इज वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। स्क्रूटनी होके आ गया, ठीक है। अब हम पहुंच गए चौथे पड़ाव पर, दैट इज वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। दिस इज द एक्सक्लूसिव राइट फॉर ऑफ लोकसभा, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया कि भैया वेरियस मिनिस्ट्रीज हैं, ठीक है, उन्हें जो है पैसा चाहिए कुछ, तो उसको किसको कितना पैसा मिलेगा उस पे जो है वोटिंग होगी, उस पे जो है वोटिंग होगी, ठीक है, और एक एक वोटिंग होती है। देन जो है जब वोटिंग हो रही होती है तो जो मेंबर्स होते हैं वो मोशंस मूव कर सकते हैं, तो 3 मोशन मूव किए जाते हैं, ठीक है, 3 मोशन मूव किए जाते हैं। एक आपका पॉलिसी कट, एक आपका पॉलिसी कट, एक आपका इकोनॉमी कट, इकोनॉमी कट, और एक आपका टोकन कट, टोकन कट, ठीक है। अब तीनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, छोटे छोटे डिफरेंस है। तो इसमें क्या होता है कि जो डिमांड फॉर ग्रांट होती है, मान लिया आपने 1000 करोड़ रुपए मांग लिए कि मुझे 1000 करोड़ रुपए चाहिए, इसमें जो है उसको 1 रुपए कर दिया जाता है कि हम आपको 1 रुपए देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अंडरलाइंग पॉलिसी है, जो अंडरलाइंग पॉलिसी है इसके बीनीथ, इस पैसे के बीनीथ, उससे लोग एग्री नहीं करते, उन्होंने कहा बेकार है, चाहिए नहीं, इसलिए पैसा कुछ चाहिए नहीं, देना ही नहीं है। तो उन्होंने क्या कर दिया कि 1 रुपए पे ले आते हैं उसको, रिड्यूस टू ₹1, मतलब पैसा अलोकेट ही नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है इकोनॉमी कट। इकोनॉमिक कट क्या होता है, एक सर्टेन अमाउंट रिड्यूस करता है। आपने क्या बोला कि मुझे चाहिए थे 1000 करोड़, उन्होंने कहा कि यार इतना तो नहीं चलेगा, तुम ऐसा करो 200 करोड़ रुपए ले, ठीक है, 200 करोड़ रुपए ठीक है इस काम के लिए। मोशन मूव किया, मोशन पास हो गया, इसको बोल दिया इकोनॉमी कट। देन टोकन कट। टोकन में कट में क्या होता है, लगभग 100 रुपए से कम कर देते हैं। मान लिया आपने 1 लाख रुपए मांगे थे किसी चीज के लिए, ठीक है, 1 लाख रुपए मांगे थे, आपको जो है 99,900 रुपए दे देंगे, वो 100 रुपए काट देंगे। ये सिर्फ स्पेसिफिक, मतलब एक टाइप का अपोजिशन का टूल है कि हम जो है एग्री नहीं करते, बट देन ठीक है, लग रहा है कि पैसा चाहिए तो पैसा ले लो, तो इसको बोलते हैं टोकन कट, ठीक है। देन इन मोशंस को मूव करने के लिए आप ऐसा नहीं कि अपने मन से मूव कर रहे हैं, कुछ कंडीशंस हैं, तो जल्दी से वो कंडीशंस देख लेते हैं, ठीक है, जल्दी से वो कंडीशंस देख लेते हैं। क्या कंडीशन है वो, जब आप कोई भी कट मोशन, चाहे वो टोकन कट हो, चाहे वो इकोनॉमी कट हो, चाहे वो आपका पॉलिसी कट हो, अगर वो आप मूव कर रहे हैं तो इट शुड ओनली रिलेट टू वन डिमांड, सिर्फ एक डिमांड से रिलेटेड होना चाहिए। देन इट शुड बी क्लियरली एक्सप्रेस्ड एंड शुड नॉट कंटेन आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, आप क्लियरली बताएंगे कि क्यों आप जो है इसको कम करा रहे हैं, ठीक है, सिर्फ एक स्पेसिफिक मैटर को वो पर्टेन कर सकता है, ठीक है। इट शुड नॉट मेक सजेशंस फॉर द अमेंडमेंट और रिपील ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उसके रिपील या अमेंडमेंट के लिए आप जो है वो मोशन मूव नहीं कर सकते। इट शुड नॉट रेफर टू अ मैटर दैट इज नॉट प्राइमरी कंसर्न ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, तो लगता है स्टेट का कोई प्रेरोगेटिव आपने जबरदस्ती मूव कर दिया हो बात, ठीक है। इट शुड नॉट रिलेट टू द एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन, ये चार्ज अपॉन नॉन वोटेबल होता है,
ठीक है, ये नॉन वोटेबल होता है। ठीक है, जैसे ये चार्ज अपॉन क्या होता है कि जो ऑलरेडी पैसा जाना ही जाना है कंसोलिडेटेड फंड से, जैसे सैलरीज ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, वो हम आगे देखेंगे कौन कौन से चार्ज अपॉन में क्या क्या आता है। ठीक है, देन इट शुड नॉट रिलेट टू अ मैटर दैट इज अंडर एडजुडिकेशन बाय अ कोर्ट। कोर्ट के अंदर कोई अगर ऑलरेडी एडजुडिकेशन में मैटर चल रहा है वो नहीं होना चाहिए। और इसके बाद एक और होता है कि इट शुड नॉट क्वेश्चन हैव अ क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज, क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज को पर्टेन नहीं करेगा। इन सबको छोड़ के आप जो है कट मोशन मूव कर सकते हैं, कट मोशन मूव कर सकते हैं। तो कट जो है काफी यूज होता है, हमने पहले भी मोशंस पढ़े थे। ठीक है, तो आप जो है दे आर अ काइंड ऑफ पार्लियामेंट्री टूल्स इन डेमोक्रेसी, है ना, दे आर काइंड ऑफ पार्लियामेंट्री टूल्स इन डेमोक्रेसी। अब जो है आपने जो है ये पड़ाव भी बाहर कर लिया, डिमांड फॉर ग्रांट्स पास हो गई, किसे कितना पैसा देना था। अब आप आगे उसके बाद ये भी कंडीशन है, सॉरी, इट शुड नॉट revive discussion on a matter on which discussion had already been taken in the same session, and it should not relate to a trivial matter। trivial matter से कोई ऐसा नहीं, कोई भी मैटर आपने उठा के मोशन मूव कर दिया। it should not seek to raise a discussion on a matter pending before any statutory tribunal or statutory authority performing judicial or quasi-judicial function or any commission or court of inquiry। मतलब कोई भी मैटर जो अंडर द कोर्ट हो, मैटर विच इज अंडर सबजुडाइज मैटर बोलते हैं, जो ऑलरेडी जो है किसी चीज के अंडर हो। ठीक है, तो ये थी कंडीशन ऑफ कट मोशन। देन आप आ गए एप्रोप्रिएशन बिल पे। एप्रोप्रिएशन बिल जो है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि नो मनी शैल बी विथड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर द एप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कंसोलिडेटेड फंड क्या है, सरकारी बैंक अकाउंट, सरकार का सारा पैसा कहाँ है, कंसोलिडेटेड फंड में। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड में सारा पैसा है। ठीक है, सारा पैसा कहाँ है, कंसोलिडेटेड फंड में। इससे पैसा निकालना है आपको एप्रोप्रिएशन बिल पास करना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि बिना एप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ से आप पैसा नहीं निकाल सकते कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं निकाल सकते। ठीक है, नाउ जो इसके बाद जो है अब पैसा निकालने में जो टाइम लगता है, अब बजट क्या है, बजट ऐसा तो है नहीं कि आज आया कल पास हो गया, 2-1 महीने लगता है उसको पास होने में। तो बाय द टाइम पैसा कहां से आएगा, तो बाय द टाइम पैसा आता है, आपने एप्रोप्रिएशन बिल तो पास कर दिया, लेकिन आप उसके साथ साथ वोट ऑन अकाउंट भी पास करते हैं। वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, लगभग जितना आपको लगता है कि खर्चा होगा, मान लिया 1 लाख रुपए खर्चा होना है, 1 लाख करोड़ खर्चा होना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो 1/6 ऑफ द अमाउंट है 2 महीने का, वो आप पहले ही पास कर दोगे कि ये है कि ये तो हम इतना पैसा तो हम पहले ही पास कर रहे हैं, है ना, ये पैसा तो हमने पास कर दिया, बाकी के लिए जो है काम चलता रहेगा, लेकिन ये जो है पास कर दिया हमने। तो बेसिकली जब इलेक्शन होने वाले होते हैं तब भी वोट ऑन अकाउंट आता है। ठीक है, कभी और वोट ऑन अकाउंट और एक दिन एक टॉपिक बना देंगे, इंटरिम बजट में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, इंटरिम बजट कब आता है, बेसिकली समझा ही देते हैं। इंटरिम बजट देखो, वोट ऑन अकाउंट तो कब आया, वोट ऑन अकाउंट तो एवरी फाइनेंशियल ईयर में आ जाएगा। ठीक है, एवरी फाइनेंशियल ईयर में वोट ऑन अकाउंट आ जाएगा कि भैया जो 2-3 महीने का पैसा है ये जो है बेसिकली आप दे दो ताकि काम चलता रहे, बाकी आप जो है अपना बाकी 10 महीने का पैसा है वो आप अपने हिसाब से लाते रहना। एक इंटरिम बजट आता है, कॉन्सेप्ट होता है इंटरिम बजट का। इंटरिम बजट क्या होता है, इंटरिम बजट कब आता है आपका, जब चुनाव होने वाले होते हैं लोकसभा के। मान लिया जुलाई में चुनाव है, फरवरी में आपने बजट प्रेजेंट किया था, जुलाई तक का तो करोगे, उसके बाद आप आओगे नहीं आओगे कुछ भरोसा थोड़ा है। ठीक है, तो आप जुलाई तक का बजट प्रेजेंट करते हो, छोटा बजट प्रेजेंट करते हो, बहुत ज्यादा स्वीपिंग चेंजेस नहीं लाते हो, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं लेके आते हो जो कि बहुत पीपल प्लीजिंग हो। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरिम बजट। इसको क्या बोलते हैं, इंटरिम बजट। ठीक है, उसके बाद हम पहुंच जाते हैं लास्ट स्टेज पे, दैट इज पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। ठीक है, पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। इसके बाद जैसे ये पास होता है ना, इसके पास होते ही बजट की जो क्या बोलते हैं प्रोसेस होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, जो फाइनेंशियल प्रोपोजल्स है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसको इफेक्ट देने के लिए ये पास किया जाता है। ठीक है, और
जो फाइनेंस बिल होता है, जितने भी टैक्सेशन से रिलेटेड मैटर हैं, ठीक है, जो भी मतलब पॉलिसीज हैं या जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जिन्हें लीगल बैकिंग चाहिए, वो जो है फाइनेंस बिल में पास किए जाते हैं। और ये 75 डेज के दिन पास, 75 डेज के अंदर अंदर पास हो जाना चाहिए फ्रॉम द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, ठीक है। तो लगभग 2.5 महीने के अंदर अंदर ये सब चीजें हो जाता है। और उसके लिए बीच में जो है काम चलाने के लिए वोट एंड अकाउंट किया जाता है, ठीक है। तो ये था क्या प्रोसीजर किसका, बजट का। आपका बजट फाइनल हो गया। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि मनी चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखो होता क्या है कि जो ये चार्ज अपॉन है ना, जो ये चार्ज अपॉन है, ये नॉन वोटेबल होता है। ये नॉन वोटेबल होता है, इसमें कोई वोटिंग नहीं होता। कि ये चार्ज अपॉन का मतलब हुआ कि ये पैसा तो जाना ही जाना है। अब इसमें मैं जल्दी से लिस्ट पढ़ देता हूं क्या क्या होता है। Emoluments and allowances of the president and other expenditure related to his office, salaries and allowances of the chairman and deputy chairman of Rajya Sabha and speaker and deputy speaker of the Lok Sabha, salaries, allowances and pensions of the judges of the Supreme Court, pensions, देखो सैलरी एंड अलाउंसेस नहीं, चार्ज अपॉन में एक डिफरेंस याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट के जज की तो सैलरी, अलाउंस और पेंशन तीन दोनों आएगी चार्ज अपॉन में, लेकिन हाई कोर्ट के जज की, हाई कोर्ट के जज की सिर्फ पेंशन आएगी, याद रखना, ठीक है। एक लिस्ट दे देंगे, कहीं भी आप देखेंगे आपको पता जाएगी, ये लिस्ट दे रखी है। पेंशन ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, देन सैलरी, अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऐसे यूपीएससी के जो मेंबर्स हैं उनकी सैलरी, अलाउंसेस एंड पेंशन, देन सुप्रीम कोर्ट में, कैग में, यूपीएससी में एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी खर्चा हो रहा है वो आएगा इसमें, ठीक है। उसके अलावा कोई भी डेट चार्जेस हैं, मतलब कोई भी जो है डेट या कोई उधारी देनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो आएगा इसमें, ठीक है। और कोई भी चीज ऐसी जो कि कोई कोर्ट ने कह दिया कि आप इसको इतना पैसा दोगे, डिक्री है कोई, ठीक है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए, मतलब सरकार जो है मान लिया किसी कंपनी को 2000 करोड़ रुपए देगी, तो वो चार्ज अपॉन में आएगा। और एनीथिंग दैट इज मेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये है चार्ज अपॉन। तो ये नॉन वोटेबल होता है, ये खर्चा तो होना ही होना है। फिर होता है एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये जो होता है वोटेबल होता है, ये नॉर्मल वोटेबल होता है, ठीक है। इस पर वोट होता है कि हाँ ये पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाला जाना चाहिए या नहीं निकाला जाना चाहिए, ठीक है, निकाला जाना चाहिए या नहीं निकाला जाना चाहिए। और इसी के चलते हम अगले लेक्चर में जो है ये तीनों फंड्स देखेंगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आपका कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तो इस लेक्चर में इतना ही, एंड दैट वाज ऑल फॉर द बजट सेशन। एंड इफ यू हैव एनी डाउट you can always ask us in the comment box. I hope you liked it. Till then, take care, bye bye and see you.